सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार और आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 50 ईयर ओल्ड व्यू। जी हाँ, मीसा जो 1971 में आया, आइए हम शुरू करते हैं कि इसके पहले कौन से एक्ट थे, मीसा के दौरान क्या क्या बातें हुई और मीसा के सक्सेसर्स कौन हैं, मीसा के अंदर जो शक्तियाँ मिली वो किस प्रकार की थी, साथ ही इसके इम्पैक्ट क्या पड़े और छोटा सा कंक्लूज़न भी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि वो एक्ट्स जो मीसा के पहले थे कौन कौन से थे। यानी पहला एक्ट जो इंडिया में देखने को मिला वो था बंगाल रेगुलेशन एक्ट 3 ऑफ 1818 ड्यूरिंग द रेन ऑफ मार्कस ऑफ हेस्टिंग्स, दी देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके साथ यही था कि इस एक्ट ने एम्पावर कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को टू अरेस्ट एनीवन फॉर डिफेंस और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विदाउट गिविंग द रिकॉर्ड्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जी हाँ, प्रशासन को किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्रवाई का सहारा दिए बिना बचाव या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया। जी हाँ, ये शुरुआत हो गई और फिर ये प्रकाष्ठा तो तब देखने को मिली वो द रॉलेट एक्ट 1990 का, जहाँ पर 2 साल तक किसी को भी कैद किया जा सकता था बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के या बिना ट्रायल के। ये जहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ये जेल गए और यही नहीं, जो जलियांवाला बाग दुर्घटना है इसी एक्ट का एक नतीजा भी है। जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद 1950 में द प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 वजूद में आया, जो 31 दिसंबर 1969 तक चला। तो ये 3 एक्ट जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 से पहले आए, यानी बंगाल रेगुलेशन एक्ट 3 ऑफ 1818, रॉलेट एक्ट 1919, द प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950। अब आइए 1971 में जो एक्ट होता है उसका नाम आता है वही कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट रहा है। जी हाँ, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ब्रॉडर पावर्स मिल गए। जी हाँ, व्यापक अधिकार उनको मिल गए और उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कहा है कि मीसा, दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, जो कि 39th अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही 9th शेड्यूल में जुड़ गया, इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इमरजेंसी के पीरियड में हुआ। आपको मालूम ही होगा कि इंडिया में इमरजेंसी 1975 में लगा था, नेशनल इमरजेंसी। जी और ये 77 तक चला, जब जनता पार्टी की हुकूमत आती है और 1977 में, और वहाँ पर इस एक्ट को रिपील कर दिया जाता है अंडर द अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1977। इसे रिपील ही नहीं किया था बल्कि 9th यानी कि 9th शेड्यूल से भी इसको हटा दिया जाता है। तो ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पावर दिए गए वो था कि इनडेफिनिट डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स, सर्च एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट वारंट्स, यानी कि व्यक्तियों की अनिश्चितकालीन हिरासत वारंट के बिना संपत्ति की तलाशी और जब्ती, और फिर वायर टिपिंग का भी अधिकार, जो भारत में नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के शमन के साथ अव्यवस्था के शमन के साथ साथ विदेशी प्रेरित तोड़फोड़, आतंकवाद, छल और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने के लिए ये वायर टिपिंग। तो ये 2 अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट मिले। जी हाँ, इस एक्ट का मिसयूज़ हुआ और फिर जब ये 1980 में वजूद में आया तो वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के 1980 के रूप में वजूद में आया। वो फिर बाद में आपसे बात कर रहा हूँ कि सक्सेसर्स के कौन कौन थे।
1980 का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आज भी विद्यमान है हमारे बीच में विथ सम अमेंडमेंट्स। जी हाँ, दूसरा जो आया वो है टेररिज्म एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट 1984-1995, यानी जिसके हम टाडा भी कहते हैं। जी हाँ, टाडा का केस संजय दत्त जो फिल्म स्टार हैं उनसे काफ़ी मशहूर हुआ ये टाडा ख़त्म होने के बाद 2002 में आया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, और जो रिपील हो गया 2004 में। आज के दिन जो हमारे बीच विद्यमान है वो है NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 और UAPA 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये दोनों एक्ट जो है आज भी सुर्खियाँ काफ़ी बटोर रही है। ये दोनों एक्ट अपने अमेंडमेंट के साथ हमारे बीच में हैं और आज भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, ये इस एक्ट के संबंध में जो कुछ बातें, जो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो क्या क्या होता है, तो कुछ राइट्स जो ख़त्म हो जाते हैं वो इस प्रकार है कि सेक्शन 50 ऑफ CRPC, जिसके तहत किसी को ये जानने का अधिकार है जो डिटेन पर्सन है कि उनका कसूर क्या है, किस आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया है, और उन्हें बेल भी, ज़मानत भी मिलनी चाहिए। ये CRPC की 50 कहती है। दूसरा जो है 56 और 76, यानी कि किसी भी डिटेन पर्सन को 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस किया जाना है मजिस्ट्रेट के सामने। और साथ ही आर्टिकल 22(1), जिसके तहत डिटेन पर्सन अपने पसंद के लॉ प्रोफेशनल से परामर्श और बचाव के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों जो इस तरह के तीनों जो अधिकार होते हैं ये छीन लिए जाते हैं ऐसे एक्ट के लागू होने से। जी हाँ, तो ये हमेशा से ये रहा है कि विपक्ष इस तरह के अधिनियमों के दुरुपयोग के लिए सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों को दोषी ठहराता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे एक्ट का यूज़ वास्तविक मामलों में ही क्या करें। जी हाँ, आपको मीसा के बारे में हमने जानकारी शेयर की। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी, और PDF एवं अन्य जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।